साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। इस समय क्लास मध्यकालीन भारत का इतिहास की चल रही है। उसमें दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इस समय तुगलक वंश में जो तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक है, आज उसकी चर्चा करेंगे। इस क्लास में फिरोज शाह के विषय में ये जानेंगे कि इसकी नियुक्ति या फिर यह राजा किस तरीके से बना, इसकी माता किस धर्म की थी, और इनसे संबंधित जो तमाम प्रकार की बातें हैं वो इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए, आज की जो क्लास है वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के विषय में आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है वह 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी। यहाँ पे आपको समझना है, फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल है वो 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी। ये भी प्रश्न बनता है परीक्षा में कि फिरोज शाह तुगलक के मिलान करने के लिए दे देगा कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल संबंधित है, तो उसमें जो डेट दिया रहेगा आपको मिलाना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1309 ईस्वी में। कब हुआ था? 1309 ईस्वी में। ठीक। अब आगे देखिए, मूल नाम की बात की गई है कि फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो फिरोज शाह तुगलक है उसका मूल नाम है कमालुद्दीन फिरोज। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनता भी है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का नाम या मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज है। तो आपको समझना है कि यह कमालुद्दीन फिरोज नाम है फिरोज शाह तुगलक का। अब देखिए, इसके राज्याभिषेक की बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन बाद फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण 20 मार्च 1351 को थट्टा में सिंधु नदी के तट पर हुआ था। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि फिरोज शाह तुगलक का जो राज्यारोहण हुआ था कब हुआ था? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि फिरोज शाह तुगलक का जो राज्यारोहण हुआ था किस स्थान पर हुआ था? तो थट्टा में हुआ था। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण किस नदी के तट पर हुआ था? तो वह नदी थी सिंधु नदी। ठीक है, समझिए यहाँ से आपको 3 प्रश्न एक ही लाइन से मिल जा रहे हैं। फिर देखिए, यहाँ पे आगे लिखा है कि 45 वर्ष की उम्र में वह सुल्तान बना। तो यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है कि फिरोज शाह तुगलक कितनी उम्र में दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुआ? तो हुआ था 45 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था। आगे देखिए, अब फिरोज शाह तुगलक की जो उपाधियां हैं उसके विषय में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक की जो उपाधि है उसे सैयद उस सलातीन कहा जाता था। ठीक है, सैयद उस सलातीन किसकी उपाधि है? यह है फिरोज शाह तुगलक की। यह जो उपाधि है सैयद उस सलातीन, यह इस उपाधि को कौन दिया था? यह उपाधि खलीफा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, यहाँ पे भी प्रश्न बनेगा कि खलीफा ने फिरोज शाह तुगलक को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो वह थी सैयद उस सलातीन। ठीक है, और दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सैयद उस सलातीन उपाधि दिल्ली सल्तनत किस शासक से संबंधित है? वह है फिरोज शाह तुगलक से। ठीक। अब देखिए, कुछ इतिहासकार हैं जिनका नाम है इतिहासकार एल्फिंस्टन और इलियट।
ये दो इतिहासकार हैं जिन्होंने जब ऐतिहासिक रूप से फिरोज शाह तुगलक का आकलन किया, जाना इसके विषय में, तो एल्फिंस्टन और इलियर महोदय ने यह अनुमान लगाया, यह तर्क दिया कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अकबर है। जिस तरीके से मुगल वंश में एक शासक हुआ करता था अकबर, उसी तरीके से अकबर ने जिस तरीके से कार्य किया था, तो उसी तरीके से कार्य यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक करता है। यह बात एल्फिंस्टन और इलियर महोदय ने कही है। ठीक है, फिर यहाँ पे यही आपको फिर देखिए प्रश्न भी बन सकता है कि सल्तनत काल का अकबर किस शासक को कहा गया है, तो कहा गया है फिरोज शाह तुगलक को। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सल्तनत फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर किस इतिहासकार ने किया है, तो इतिहासकार का नाम है एल्फिंस्टन और इलियर। ठीक, अब देखिए, अब फिरोज शाह तुगलक जो है, इसे तमाम प्रकार के इतिहासकारों ने तमाम प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया है, संबोधित किया है। तो यहाँ पे देखिए फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पे सल्तनत का अकबर तो एल्फिंस्टन और इलियर महोदय ने कहा, लेकिन यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का जय सिंह भी कहा जाता है। आपको समझना है, अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न बन गया कि दिल्ली सल्तनत का जय सिंह किस शासक को कहा गया, तो कहा गया फिरोज शाह तुगलक को। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक को भवन निर्माताओं का राजा भी कहा जाता है। यही बात आपको समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि किस शासक को, दिल्ली सल्तनत की किस शासक को भवन निर्माताओं का राजा कहा गया, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। आगे बर्नी महोदय आ जाते हैं। बर्नी ने जब फिरोज शाह तुगलक को विषय में लिखना शुरू किया, तो फिरोज शाह तुगलक के विषय में लिखा कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श सुल्तान है। बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श सुल्तान बताता है। आगे देखिए, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, ये हैं इतिहासकार। इन्होंने जब फिरोज शाह तुगलक को जाना, समझा, अध्ययन किया इनके विषय में, तब ये तुलना कर देते हैं फिरोज शाह तुगलक की सिकंदर लोदी और औरंगजेब से। जब डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक की तुलना सिकंदर लोदी और औरंगजेब से करते हैं, तो तुलना करते हुए इन्होंने कहा कि फिरोज एक धर्मांध सुल्तान और सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रज था। तो इस तरीके की बातें आर.सी. मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक के विषय में कही हैं। एक बार फिर समझते हैं। आर.सी. मजूमदार ने फिरोज शाह तुगलक को कहा कि फिरोज एक धर्मांध सुल्तान और सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रज था। अब देखिए, ये तो बात हो गई आर.सी. मजूमदार की और बर्नी की। अब एक इतिहासकार आते हैं शम्स-ए सिराज। शम्स-ए सिराज अफीफ महोदय ने कहा फिरोज शाह एक संत शासक है। अर्थात शम्स-ए सिराज अफीफ महोदय ने फिरोज शाह तुगलक को एक संत घोषित कर देते हैं। आपको समझना है, ये भी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। यहाँ पे आर.सी. मजूमदार का जो कथन है, ये भी प्रश्न बन सकता है, चाहे हायर में बने या यूजीसी नेट में बने या प्रवक्ता में भी दे सकता है। ठीक है, वही जो शम्स-ए सिराज अफीफ हैं, इन्होंने जब फिरोज शाह तुगलक को संत कहा, तो यह बात भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब देखिए,
ये तो बात रही फिरोज शाह तुगलक के विषय में। विभिन्न इतिहासकारों ने जो उन्हें जाना, समझा, उनके विषय में अध्ययन किया, तो जो बातें निकल के आई, तो तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से उसे डिफाइन करने का प्रयास किया। अब हम आगे समझेंगे फिरोज शाह तुगलक का भाई कौन है, माता कौन है, किस तरीके की बातें अब हम जानेंगे। अब देखिए इसमें कि फिरोज गियासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब एवं बीबी जैला हिंदू की संतान था। अब यहाँ पे समझिए, जो फिरोज शाह तुगलक है, वह जो गियासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई रज्जब था, उसकी एक बीवी थी, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था बीबी जैला। रज्जब की पत्नी का नाम है बीबी जैला, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये रज्जब और बीबी जैला जो कि हिंदू है, इन्हीं दोनों की संतान था फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, जो बीबी जैला है उसको एक उपाधि दी गई थी बीबी कधानु की। यही प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन शासक है जो हिंदू माता की संतान था, तो वह है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा कि फिरोज शाह तुगलक की माता का क्या नाम था, तो उसका नाम था बीबी जैला। ठीक है। अब फिर यहाँ तीसरा बनेगा कि फिरोज शाह तुगलक की माता जो बीबी जैला है, उसकी उपाधि क्या थी, तो बीबी कधानु। अब आप यहाँ समझिए, जो बीबी कधानी है अर्थात बीबी जैला है, यह आबोहर जो कि पंजाब में स्थित है, ये वहीं के निवासी थे। वहीं के एक भट्टी राजा हुआ करते थे रणमल। ठीक है, उन्हीं की ये पुत्री थी। अर्थात बात करें तो जो बीबी जैला है, इसके पिता का क्या नाम था, इसके पिता का नाम था राजा रणमल। ठीक है, जो भट्टी के रहने वाले थे। यह भट्टी कहाँ पे है, यह है आबोहर पंजाब। ठीक है। अब आगे देखिए, राजा रणमल ने अपनी पुत्री का विवाह रज्जब के साथ कर दिया। कर क्या दिया, रज्जब के साथ गियासुद्दीन ने बलपूर्वक करवाया था। यही आपको समझना है। जो राजा रणमल हैं, उनके ऊपर गियासुद्दीन तुगलक ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि आप अपनी पुत्री बीबी जैला का विवाह हमारे छोटे भाई रज्जब के साथ कर दीजिए, और बलपूर्वक दोनों का विवाह करवा दिया गया। अब देखिए, फिरोज और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज और मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये एक दूसरे के चचेरे भाई थे। अब इन्हीं की बात को लेकर जो बर्नी कहता है, लेकिन जो बर्नी बात कहेगा कि यह इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज तुगलक को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर एक वसीयतनामा रख छोड़ा था। यहाँ पे बर्नी कहता है कि फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने घोषित किया था, और उसके नाम का एक वसीयतनामा भी छोड़कर गया था। अर्थात अपने मरने के पहले एक वसीयतनामा लिखा था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना, तो उसने फिरोज तुगलक को अमीर ए हाजिब का पद प्रदान किया था। अब यहाँ को समझना है, अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक किस पद पर कार्यरत था या किस पद पर आसीन था, तो वह पद था अमीर ए हाजिब का पद। अब देखिए, दक्षिण जाने से पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक ने 1345 ईस्वी में दिल्ली में एक संरक्षक परिषद का गठन किया, जिसका प्रमुख बनाया फिरोज शाह तुगलक को। अब यहाँ आपको समझना है, जब
फिरोज शाह तुगलक दक्षिण अभियान के लिए जा रहा था, तो सॉरी, जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण अभियान के लिए जा रहा था, तो 1345 ईस्वी में तो दिल्ली की शासन सत्ता संचालित करने के लिए एक संरक्षक परिषद का गठन किया, जो दिल्ली की शासन सत्ता संभालने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए संरक्षक परिषद का गठन 1345 ईस्वी में करता है। उसका प्रमुख बना देता है अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को। जब संरक्षक परिषद का प्रमुख बना दिया फिरोज शाह तुगलक को, और उसके कार्यों में सहायता देने के लिए कुछ और लोगों को नियुक्त किया, जिसमें नाम था कबीर खान एवं ख्वाजा जहां। इन परिषद के अन्य सदस्य बनाए गए थे। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कि फिरोज स्वयं में इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था। फिरोज शाह तुगलक के अंदर जो तमाम प्रकार के गुण थे, अब उसकी चर्चा करते हैं। ये भी पढ़ा लिखा था, और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के विषय में बताया गया है कि फिरोज शाह तुगलक इतिहास का बहुत अच्छा जानकार था, चिकित्सा के विषय में भी अच्छे तरीके से जानता था, अर्थात चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता भी था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का जय सिंह कहा जाता है। जिस तरीके से जय सिंह, राजा जय सिंह थे, वो इतिहास के जानकार, खगोल शास्त्र के जानकार, दर्शन शास्त्र के जानकार, चिकित्सा शास्त्र के जानकार, इन तमाम प्रकार के गुणों से संपन्न थे, उसी तरीके से जय सिंह से तुलना फिरोज शाह तुगलक की जाती है कि जय सिंह की तरह फिरोज शाह तुगलक भी इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता है। आगे देखिए, अब फिरोज शाह तुगलक जो है यह क्या काम करता, क्या करता है, फिरोज ने दिल्ली में जिससे फिरोजाबाद का स्थापना की थी, वहां पे एक नक्षत्रशाला की स्थापना की। यहाँ पे आपको समझना है, एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली में या फिरोजाबाद में एक नक्षत्रशाला की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। अब आगे देखिए, उसने समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया। यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि सल्तनत के शासनकाल में, जो दिल्ली सल्तनत का समय है, उसमें कौन सा शासक है जिसने समय सूचक उपकरणों का उपयोग करता है, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, उसने एक जल घड़ी अर्थात ताश घड़ियाल का विकास किया। ये भी प्रश्न बनता है कि जल घड़ी अथवा ताश घड़ियाल का विकास करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, तो वह था फिरोज शाह तुगलक। अब आपको यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फिर दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। जो आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक ने लिखी, तो उसका नाम है फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम है? फुतुहात ए फिरोज शाही। इसी नाम से, अर्थात यही शीर्षक फुतुहात ए फिरोज शाही शीर्षक के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब देखिए कि जो फुतुहात फिरोज शाही है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिरोज की विजय। अब देखिए, हाँ, यहाँ पे फुतुहात फिरोज शाही शब्द का तो अर्थ फिरोज की विजय हो गया, लेकिन ये जो फुतुहात फिरोज शाही है, जो इसकी आत्मकथा है, उसमें किसी भी प्रकार का जो फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्यिक विजय की है, उसका किसी भी तरीके से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना, तो यह एक निर्वाचित सुल्तान
बना था, अर्थात जो वहाँ के सरदार थे, अमीर लोग थे, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को निर्वाचन करके सुल्तान बनाया था। अर्थात यहाँ पे वंशानुगत तरीके से फिरोज शाह तुगलक शासक नहीं बना था। यहाँ पे भी प्रश्न बनेगा, दिल्ली सल्तनत का कौन शासक है जो निर्वाचित करके उसे सुल्तान बनाया गया? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, जब फिरोज शाह तुगलक को निर्वाचित करने की बात आई, सुल्तान बनाने की बात आई, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। क्या नाम था? नासिरुद्दीन चिराग देहलवी एवं सरदारों ने निभाई थी। अब यहाँ पे आपको समझना है, ये फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनने को तैयार हुआ, तो उसको सुल्तान बनाने में नासिरुद्दीन चिराग देहलवी और जो वहाँ के सरदार थे, उन्होंने मिल करके फिरोज शाह तुगलक के नाम का चयन किया और उसे सुल्तान नामित किया। अब फिर यहाँ पे देखिए, परंतु फिरोज जब ठट्टा में ही था तो वजीर अहमद अयाज ने राजगद्दी पर एक शहजादे को बैठा दिया। जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने अपना राज्यारोहण ठट्टा में सिंधु नदी के किनारे किया। तो वहां पे जब ठट्टा में था सिंधु नदी के किनारे, तो चिराग देहलवी और सरदारों ने इसको शासक बना दिया। लेकिन यहाँ दिल्ली में एक दूसरी घटना घट रही थी। दूसरी घटना यह थी कि जो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था अहमद अयाज, उसने क्या किया, एक शहजादा था, उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब देखिए, अतः फिरोज ने मुल्तान पहुंचकर जब सरदारों एवं मुस्लिम कानूनविदों से परामर्श लिया। मुस्लिम कानूनविदों ने ख्वाजा ए जहां अहमद अयाज के उम्मीदवार को नाबालिग होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया। जब यहाँ पे उसको जानकारी मिली कि दिल्ली में वजीर अहमद अयाज ने शहजादे को सुल्तान घोषित कर दिया है, राजगद्दी प्रदान कर दी है, तो ठट्टा से मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक आता है मुल्तान। जब मुल्तान पहुंचता है तो वहां पे जो मुस्लिम कानूनविद हैं उनको बुलाता है, जो वहां पे सरदार थे उनको बुलाता है और विचार विमर्श करता है कि जो दिल्ली की सत्ता पर एक शहजादे को वजीर अहमद अयाज ने बैठा दिया है, क्या वह उचित है? तमाम प्रकार के जो कानूनी दांव पेच थे उसको समझने का प्रयास किया। तो यहाँ पे जो कानूनविद थे, मुस्लिम कानूनविद थे, उनमें ख्वाजा ए जहां ये थे। इन्होंने अहमद अयाज ने जो उम्मीदवार घोषित किया था शहजादे को, इन मुस्लिम कानूनविदों ने यह कहा कि वह बालक अभी नाबालिग है, इसीलिए हम उसे अयोग्य घोषित कर देते हैं। अर्थात जो वजीर अहमद अयाज ने एक नाबालिग शहजादे को दिल्ली की सत्ता पर बैठाया था, उसे मुस्लिम कानूनविदों और सरदारों ने सलाह कर करके उसे नाबालिग होने के कारण अयोग्य घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि यह अभी नाबालिग है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने लायक नहीं है। अब देखिए, अतः फिरोज का सिंहासन रोहण निर्विवाद न था। तब यहाँ पे अगर बात की जाए कि फिरोज शाह तुगलक को चिराग देहलवी और सरदारों ने निर्विरोध घोषित कर दिया था, तो वह निर्विरोध नहीं था, बल्कि जो एक शहजादा था वजीर अहमद अयाज, इन तमाम प्रकार की जो समस्याएं उन्होंने खड़ी की थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का जो राज्यारोहण है वह निर्विवाद नहीं था। अब आगे देखिए, सबसे पहले एक इतिहासकार आते हैं बुलजले हे। क्या नाम? बुलजले हे। उसके बाद
आते हैं डॉक्टर आर पी त्रिपाठी, फिर एक इतिहासकार है डॉक्टर एस आर शर्मा। इन सभी ने कहा कि फिरोज शाह अपहरण करता है, अर्थात जो सत्ता उन्होंने हासिल की उसे उसका आहरण किया था, उसे छीन लिया था, उसका अपहरण कर लिया था। लेकिन अगर बात की जाए तो ये तमाम प्रकार की बातें जो तीनों इतिहासकारों ने कही या किसी भी तरीके से सत्य प्रतीत नहीं होती हैं। आगे देखिए, दिल्ली पहुंचने से पूर्व फिरोज ने अजोधर में बाबा फरीद गज शंकर के मकबरे पर प्रार्थना की थी। यहाँ पे भी प्रश्न बनेगा कि फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली आने को तैयार हुआ, दिल्ली जा रहा था, तो बीच में फिरोज शाह तुगलक अजोधन जाता है। अजोधन में बाबा फरीद गज शंकर का एक मकबरा है, वहां पे जाकर के प्रार्थना करता है। आगे देखिए, झांसी में एक झांसी स्थान है, वहां पे सूफी कुतुबुद्दीन मुनव्वर से अनुचित समय में मिलने की भूल की, जिसके कारण उसे सूफी से फटकार पड़ी थी। अब समझिए, यहाँ पे जब वो आ रहा था दिल्ली ठट्टा से, तो पहले तो जाके दिल्ली में पहुंचने से पहले अजोधन में बाबा फरीद शंकर के मकबरे में प्रार्थना की। उसके बाद झांसी जाता है, तो वहां पे एक सूफी संत रहा करते थे कुतुबुद्दीन मुनव्वर। वो अपने किसी काम में व्यस्त रहे होंगे, उनके पास समय नहीं रहा होगा, लेकिन जबरदस्ती उनसे मिलने का प्रयास किया। तो जो सूफी कुतुबुद्दीन मुनव्वर थे, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को फटकार लगाई थी। अब देखिए, दिल्ली में फिरोज ने के आगमन पर 21 दिन तक उत्सव मनाया गया। जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली पहुंच जाता है, तो उसके शासक बनने के उपलक्ष्य में दिल्ली में 21 दिनों तक धूमधाम से उत्सव मनाया गया। अब यहाँ पे देखिए, जब उत्सव मनाया गया अर्थात एक परंपरा रही होगी, अगर कोई शासक बनता है तो पूरे साम्राज्य में या दिल्ली क्षेत्र में या राजधानी क्षेत्र में शासक बनने की खुशी में 21 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा। तो जब उत्सव मनाया गया, इस तरीके की बातों को, कार्यक्रमों को फिरोज शाह तुगलक ने देखा, तो उसने आदेश दे दिया कि उसके शासन काल में भविष्य में होने वाले समारोह 21 दिन ही चलेंगे। तो इस तरीके से उन्हें उसने आदेश दिया कि जब भविष्य में अगर कोई हमारे शासन काल में कोई समारोह होता है, वह 21 दिन तक चलने चाहिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मोहम्मद तुगलक के अंतिम समय में शासन अव्यवस्थित हो गया था। जब मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था, तो वहां पे शासन व्यवस्था पूरी तरीके से डैमेज था। हर तरफ केवल विद्रोह हो रहे थे। अब विद्रोह करने वाले में देखिए, जो कुलीन अमीर वर्ग है, इन्होंने भाग लिया। सेना सैनिकों ने विद्रोह किया। रूढ़वादी मुसलमान उससे असंतुष्ट थे। जो धर्मा शास्त्री थे, इन तमाम जो लोग थे, इनके बीच फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों को लेकर के, उसकी नीतियों के लेकर के बहुत तीव्र असंतोष पैदा हो गया था। अब देखिए, जब वहां पे तमाम प्रकार के विद्रोह हो रहे थे, फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बनता है, तो इन्हीं वर्गों को संतुष्ट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया। प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उसने संपूर्ण राजकीय ऋण चुका दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है, जो तमाम प्रकार के अमीर लोग थे, सेना के लोग थे, उनके सैनिक थे, रूढ़वादी
मुस्लिम धर्मशास्त्री थे, असंतुष्ट जो थे तमाम बार बार विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। जब देखा कि इस विद्रोह को फिरोज शाह तुगलक कैसे दबा सकता है, कैसे कम कर सकता है, तो ये जो तमाम प्रकार के लोग थे, इनको संतुष्ट करने के लिए उसने तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया। अब फिर दूसरा इसने काम किया कि जो प्रजा है ये भी परेशान है, ये भी बार बार विद्रोह पे उतर आती है, हंगामा करती है। तो उसने प्रजा को संतुष्ट करने के लिए क्या किया कि जितनी प्रजा ने राजा से या सरकार से ऋण लिया था, कर्जा लिया था, उस सभी को अपनी तरीके से मुक्त कर दिया, माफ कर दिया। तो इस तरीके से इस क्लास में हमने फिरोज शाह तुगलक के विषय में जो व्यक्तिगत जानकारी थी उसके विषय में तो हमने देखा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।